स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं बहुत ही ज़्यादा आईएमपी सीरीज़ लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। बहुत ही अच्छा संग्रह जो कक्षा 10 के लिए बहुत ही मोस्ट आईएमपी कह सकते हैं इसको। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ना, जिनको अर्धवार्षिक परीक्षा में आप ज़रूर देखेंगे और वार्षिक परीक्षा में के लिए भी अगर देखें तो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा उपयोगी यहाँ पे सीरीज़ है ना। तो कक्षा 10वीं की एग्रीकल्चर में जो भी आईएमपी क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, इसके बाहर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। आप ये मानिए कि बिल्कुल 80-90% क्वेश्चन आपको इसी आईएमपी सीरीज़ से मिलने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और अधिक से अधिक बार 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे, क्योंकि मैं वीडियो में आपको समझा करके फुल डिटेल अच्छे से याद भी करवाऊंगा। इसीलिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। हाँ, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। नए आते हैं आप लोग, वीडियो देख लेते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते। उससे क्या होगा कि आगे आने वाले वीडियो कोई भी आपके पास नहीं आ पाएंगे, है ना। तो बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, है ना, और वीडियो को अंत तक देखेंगे, है ना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने आईएमपी फैक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, खरपतवार की परिभाषा, है ना। बच्चों, खरपतवार किसे कहते हैं मैंने आपको समझाया था, है ना। ये आप जो 10th की प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो आपको मैंने अध्याय इकाइयों को बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। मेरे पुराने वीडियो को ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे, है ना। तो खरपतवार की परिभाषा, खरपतवार क्या होते हैं, सबसे पहले समझें कि भाई खरपतवार जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं ना अपनी मुख्य फसल में, जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। जो खरपतवार की परिभाषा मेन दिया था वो किसने दिया था, जेंथ्रोटुल ने दिया था। जेंथ्रोटुल के अनुसार क्या 1931 में खरपतवार वे अवांछित पौधे हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उगते हैं। क्या करते हैं, बिना बोए ही ये उग जाते हैं, है ना। जो किसी स्थान पर क्या होते हैं, बिना बोए उग जाते हैं और जिनकी उपस्थिति किसान को लाभ की तुलना में हानिकारक अधिक है। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चों, ये मुख्य फसल में उग जाते हैं। जैसे कि आपने मुख्य फसल लगाया हुआ है ना। कोई आपने फसल लगाया है, उसके बीच में ये क्या होता है, ये कचरा खरपतवार उग जाता है और अपनी जो ये मुख्य फसल है इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। क्योंकि ये पोषण जो भी पौधा लेने वाला है वो पोषण, सारा का सारा पोषण क्या करते हैं बच्चों, ये खरपतवार ले लेते हैं। इससे क्या होता है, अपने पौधों की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है ना। ये इतने हानिकारक होते हैं। तो ज़रा एक क्वेश्चन हानिकारक वाला भी पढ़ लें। खरपतवार फसल के लिए कैसे हानिकारक है, कैसे हानिकारक है। खरपतवार फसल के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि ये पोषक तत्वों और स्थान, हवा, प्रकाश के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और उत्पादन फसल को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। तो क्या होता है बच्चों कि अपनी जो मुख्य फसल आपने लगाए हो, है ना, ये जो मुख्य फसल लगाए हो आपने, तो ये मुख्य फसल के बीच में जब कचरा उग जाता है, खरपतवार उग जाता है इस टाइप से, तो ये क्या होता है, एक तो प्रकाश सही से आने नहीं देता, हवा पौधे को लगने नहीं देगा, है। हवा, प्रकाश, ये सारी चीज़ जब पौधे को नहीं मिलेगी अच्छे तरीके से तो बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान होता है, उत्पादन सही नहीं हो पाता है, गुणवत्ता बिगड़ जाती है फसलों की, है ना। ये दुष्प्रभाव यहाँ पे खरपतवार से होते हैं। तो ये एक लघु उत्तरीय क्वेश्चन के रूप में आपको आ सकते हैं और आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे बच्चों, पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आएंगे, क्योंकि आप जानते हो, सारी चीज़ें देखते हो, फसलों को आप अच्छी तरीके से आपके खेतों में आसपास आपने देखा हुआ है, इसलिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये और बहुत सरल भी हो सकते हैं, बोल सकते हैं इनको, है ना। इसलिए छोड़ के कभी नहीं आना है आपको।
ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखोगे ही, ये क्वेश्चन को आप जरूर देखोगे। आप अर्धवार्षिक में बिल्कुल देखोगे और वार्षिक में के लिए भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ना। क्या है क्वेश्चन, जरा पढ़ें कि व्यक्तिगत स्वच्छता किसे कहते हैं, इसके महत्व क्या होते हैं। बच्चों, व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होता है, जरा हम पढ़ते हैं अब कि भाई यह खुद को साफ रखने की आदत या अभ्यास है ना। खुद को क्या साफ रखने की आदत है या अभ्यास है। स्वच्छता हमें अपने स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखने में मदद करती है। स्वस्थ रहने से आप स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थल पर नियमित रूप से उपस्थित रह सकते हैं। अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, ये रहेगा, है ना। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व क्या क्या हैं, ज़रा पढ़ते हैं हम। पहला महत्व है, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छता रहेगी तो क्या रहेगा, स्वस्थ रहेंगे। मैंने आपको बोला था ना, क्या रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। दूसरी चीज़, खुद की एक अच्छी छवि बनाएंगे। अगर आप कहीं पे जाते हो और स्वच्छ कपड़े पहनते हो, स्वच्छ रहते हो, आपका हर चीज़ स्वच्छ रहता है, तो आप एक अच्छी छवि बना सकते हो, है ना। क्या कर सकते हो, एक अच्छी छवि बना सकते हो। उसके बाद तीसरी चीज़ पढ़ते हैं हम बच्चों, अपनी बदबूदार सांस, शरीर के दुर्गंध आदि के कारण सार्वजनिक रूप से शर्म महसूस करने से बचते हैं अपन, है ना। अगर आपने ब्रश करके नहीं आया है, आपके शरीर से दुर्गंध नहाए नहीं हो आपने, तो क्या होगा बच्चों, इससे क्या होगा, सार्वजनिक स्थल या कहीं अच्छी जगह पे गए हो आप, तो आपको अंदर ही अंदर एक गिल्टी फील सी होगी आपको कि यार मैंने क्यों नहीं किया, है ना। इसलिए इससे आप बच जाएंगे, ये फ़ायदे होंगे भाई स्वच्छता से। तो व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है और इसके महत्व क्या क्या है, मैंने आपको समझाया, है ना। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से एक बार और उसको पढ़ लेना, है ना। एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इसको भी कह सकते हैं हम, कि हम अधिक उपज कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अपने खेत में हम अच्छी उपज, अधिक उपज कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम अधिक उपज, निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं कि इनको एक बार यदि आपने इस वीडियो में देख करके समझ गए तो ये मान के चलिए आप कि आपको आगे कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप वीडियो में समझ के जाइए और अच्छे से आप हल करके आइए, है ना। तो आप ध्यान से समझना, हम अधिक उपज कैसे प्राप्त कर सकते हैं खेत से, ज़रा आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट, उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों का चयन करें। जो भी आप बीज लगा रहे हो बच्चों, तो आपको खेतों में जो बीज लगा रहे हो तो एक गुणवत्ता वाला बीज होना चाहिए, एक कटा हुआ नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से पोंछा नहीं रहना चाहिए, अच्छी मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं शुद्ध बीज। आप आनुवांशिक रूप से शुद्ध बीज आप लगाएंगे, अच्छा बीज लगाएंगे, गुणवत्ता वाला मतलब गुणवत्ता वाली किस्म को लगाएंगे तो आप अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं, है ना। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, उचित सिंचाई प्रबंधन, मतलब कि अच्छी यदि सिंचाई करोगे आप, ड्रिप सिंचाई का उपयोग करोगे या अच्छे स्रोत से अच्छी सिंचाई करोगे आप, तो आपको फसल भी अच्छी होगी। क्या भी होगी, फसल भी अच्छी होगी। उसके बाद में उचित खरपतवार नियंत्रण, आपकी जो फसल है ना, आपकी फसल में आप खरपतवार को होने नहीं दोगे, यहाँ जो खरपतवार होते हैं उनको नहीं होने दोगे तो अच्छी उपज प्राप्त होगी, आपको अच्छी फसल मिलेगी आपको, है ना। उसके बाद में कीट और रोग नियंत्रण, अगर आपकी फसल में जो कीट हो रहे हैं और रोग हो रहे हैं उनको नियंत्रित करके रखोगे, समय समय पे दवाइयाँ का छिड़काव करोगे तो आपको फसल की उपज अच्छी होगी, है ना। उसके बाद में दूसरी बात, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग, बहुत ज़्यादा मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना है और बहुत कम भी नहीं करना है ना। तो आपको उचित तरीके से अगर उर्वरकों का प्रयोग करोगे अपनी फसल में, खेती में, तो आपको बहुत ही अच्छी अधिक उपज प्राप्त हो जाएगी। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितनी आसानी से मैं समझ में आ गया है ना अपन लोगों को। देखो ये आप पॉइंट को ध्यान से आप समझोगे तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सरल है ये टॉपिक, है ना। तो ये एक आईएमपी क्वेश्चन हम इसको भी कह सकते हैं। बिल्कुल आसानी से कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है आपको, है ना बच्चों। इसके बाद एक आईएमपी क्वेश्चन देखते हैं हम कि जैविक खेती क्या होती है और जैविक खेती का तरीका बताइए, है ना। तो देखिए बच्चों,
जैविक खेती में किसान अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए, खेत का उत्पादन, अच्छा फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक कीटनाशक जो रहते हैं ना, रासायनिक जो मार्केट में उपलब्ध होते हैं रासायनिक, है ना, तो रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं। साथ ही फसल की सही बढ़वार के लिए जैविक खादों का, जैसे कि केचुआ की खाद हो गई, कंपोस्ट खाद हो गई, हरी खाद हो गई, पोल्ट्री खाद हो गई, ऐसी जैविक उर्वरकों का उपयोग करते हैं और ऐसा करने से फसल की गुणवत्ता बढ़ जाती है और किसान को फसल का अच्छा भाव मूल्य मिलता है। साथ ही उपभोक्ता को भी शुद्ध खाद प्राप्त होती है ना, क्या प्राप्त होती है? शुद्ध खाद प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है। तो जैविक खेती करने से बहुत फ़ायदे हैं, बहुत लाभ हैं, क्योंकि हानिकारक मतलब रासायनिक खाद यदि आप फसलों से बचाओगे तो आप हानि में नहीं जाओगे, है ना, ये बात रहती है। तो आपको यदि अच्छे से जैविक खेती करते हैं आप, तो शुद्ध खाद्य पदार्थ आपको प्राप्त होता है, हानिकारक खाद्य पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। इससे आपके जीवन के लिए भी बहुत लाभदायक साबित होने वाला है ना। तो ये जैविक खेती क्या होती है और जैविक खेती का तरीका आपको पूछ सकता है, ये IMP क्वेश्चन आपको यहाँ कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब एक जरा क्वेश्चन में आपके सामने ले आया हूँ। पर्यावरण को बचाने के लिए किए जाने वाले 3 काम लिखिए। पर्यावरण, अपना जो पर्यावरण होता है बच्चों, उसको बचाने के लिए 3 काम, ऐसे लघु उत्तरी में कुछ छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, प्रदूषण नियंत्रण करना है आपको, प्रदूषण नहीं होगा तो पर्यावरण सुरक्षित होगा। पेड़ों की कटाई को रोकना है तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, ये भी एक तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए किए जाने वाले काम है ना। तो ये 3 काम पर्यावरण को बचाने के लिए हम याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ना। तो ये बच्चों क्या है, लघु उत्तरी में ये क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे बोल सकते हैं हम इसको। तो ऐसे ये क्वेश्चन जो होते हैं ये 3 आगे। अब IMP क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, सब्जी की फसल में सिंचाई की आवश्यकता किस किस तरह से पड़ती है ना। तो देखिए यहाँ पे किस किस तरह से सब्जी की फसल में आवश्यकता पड़ती है। पहला पॉइंट है सब्जी का फसल का प्रकार। यदि सब्जी उथली जड़ वाली है, ठीक है, क्या है, उथली जड़ वाली फसल है, तो उसको हल्की, लेकिन जो गहरी जड़ वाली फसल है तो उसको लगातार सिंचाई की आवश्यकता होगी। जैसे देखिए उथली जड़ वाली जो फसल है, जैसे कि धनिया, इसको कम सिंचाई की आवश्यकता होगी, है ना। और जो गहरी जड़ वाली फसल है उसको क्या, ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होगी। तो ये सब्जी के प्रकार के आधार पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब दूसरी बात करते हैं मौसम के अनुसार गर्मी की सब्जियां जो फसल है उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी और सर्दियों की जो फसल होगी उसको कम पानी की आवश्यकता होगी। मतलब गर्मी की फसल की तुलना में गर्मी की सब्जी की फसलों को सर्दियों के मौसम की फसलों की तुलना में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। वही मैं बता रहा था कि जो गर्मियों की फसल रहती है बच्चों, उसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी और सर्दियों की फसल में कम पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम जलवायु। ठंडी जलवायु के दौरान फसलों की सिंचाई कम करेंगे और उष्णकटिबंधीय और गर्म जलवायु है यदि, तो उसमें अधिक सिंचाई करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद में चौथा देखते हैं हम। चौथा पॉइंट, मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के आधार पर यदि मिट्टी क्या हो रहा है, मिट्टी के आधार पर अधिक बार लेकिन हल्की सिंचाई बलुई दोमट मिट्टी में करना पड़ता है। देख रहे हो आप, यदि बलुई दोमट मिट्टी है तो उसको क्या, हल्की सिंचाई लेकिन क्या करते हैं, अधिक बार किया जाता है इसमें, क्योंकि जो रेत वाली मिट्टी होती है बार बार इसमें सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। जबकि जो गहरी लेकिन चिकनी मिट्टी होती है उसको कम पानी की आवश्यकता होती है ना। इसके बाद में देखते हैं 5वां पॉइंट, सिंचाई प्रणाली का प्रकार। ड्रिप सिस्टम में नियमित सिंचाई की ज़रूरत होती है और सतत उपसतह और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली में कम। देखिए
सिंचाई की जो प्रणाली है जैसे कि ड्रिप सिस्टम, तो उसमें नियमित सिंचाई करना पड़ेगा क्योंकि बूंद बूंद पानी चलता है, बहुत ज़्यादा पानी उसमें चल नहीं पाता, इसलिए बूंद बूंद सिंचाई करते हैं, इसलिए नियमित सिंचाई करना पड़ेगा। और सतह, उपसतह और स्प्रिंकलर सिंचाई में थोड़ा कम, क्योंकि सतह में डायरेक्ट पानी जाता है, पूरी मिट्टी भींगी हुई रहती है, अपने पूरे खेत भींगे हुए रहते हैं, स्प्रिंकलर में पूरे खेत भींगे हुए रहते हैं, है ना, तो उसको कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ये आपने देखे किस तरीके से सब्जियों को पानी की आवश्यकता अलग अलग प्रकार से होती है। बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, लघु त्रि में क्वेश्चन बन के ये क्वेश्चन आ सकता है कि सब्जियों की फसल में सिंचाई की आवश्यकता किस किस तरह से होती है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये जो देख रहे हैं आप, चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती वाले खरपतवार, बहुत ही आईएमपी भी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को हम, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अधिक से अधिक बार एग्जाम में पूछा गया है पिछले एग्जामों में, है ना। तो चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार क्या होता है और सकरी पत्ती वाला खरपतवार क्या होता है, ज़रा पहले डायग्राम में समझो, है ना। जैसे कि आप ये पत्ता देख पा रहे हैं, ये पत्ता है ना, ये पत्ता देख रहे हैं आप, तो ये पत्ता बच्चों ये चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार हो गया, चौड़ी, ठीक है, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार। और इस टाइप का जो रहेगा धान टाइप, धान की पत्ती टाइप का, है ना, तो इसको हम बोलेंगे सकरी पत्ती वाला, क्या बोलेंगे, सकरी पत्ती वाला खरपतवार, है ना। तो ये दोनों डायग्राम को आपको दिमाग में ही रख करके आपको क्वेश्चन को हल करना है कभी भी, ठीक है। तो पहला पॉइंट ज़रा पढ़ते हैं, चौड़ी पत्तियों वाले खरपतवार दो बीज पत्र होते हैं। आपने देखे होंगे मूंगफली, आपने देखे होंगे अरहर, ये सारी जो दो बीज पत्री होते हैं ना, तो इनके पत्ते कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। ऐसे याद रखना है आपको कि जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं वो दो बीज पत्री होते हैं। कितने बीज पत्री होते हैं, दो बीज पत्री होते हैं। जबकि सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं वो एक बीज पत्री होते हैं। कितने बीज पत्री, एक बीज पत्री होते हैं, है ना। ये आसान तरीके से इसको याद कर सकते हो। और दूसरी चीज़, चौड़ी पत्तियों वाले खरपतवार की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं और सकरी पत्ती वाले खरपतवार की पत्ती सकरी होती हैं। बहुत ही सरल है ये तो। फिर तीसरा देखते हैं, चौड़ी पत्तियों वाले सिराएं युक्त तथा जालीदार होते हैं, जबकि दूसरी जो खरपतवार होती हैं वो समांतर होते हैं, जो सकरी पत्ती वाली, है ना। इसको गलत लिखा है मैंने, सकरी है ये, ठीक है। तो देखिए ये जो पत्ता होता है बच्चों, ये जो चौड़ा पत्ता होता है, ये इस टाइप की इसमें सिराएं होती हैं, देखो इस टाइप की, ठीक है। इस टाइप का जो पत्ता होता है ये देख पा रहे हो आप, ये चौड़ा पत्ता, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार होता है। और सकरी पत्ती जो होती है इस टाइप की होती है, सकरी पत्ती इस टाइप की रहेगी, इस टाइप की। और इसकी जो सिरा रहती है ऐसी सीधी सीधी रहती है, सीधी सीधी सिरा रहती है ना, ऐसी सीधी सीधी सिराएं रहती हैं। तो वही बोल रहा है ये कि चौड़ी पत्तियों वाली सिराएं जो होती हैं जालीदार होती हैं, और ये जो सकरी पत्ती वाली होती है, सकरी लिखा हुआ है, सकरी पत्ती वाली समांतर होती हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा देखेंगे, तने अक्सर शाखाओं वाले, जबकि ये तने शाखाएं रहित होते हैं, है ना, शाखा वाले होते हैं और ये शाखा रहित। और क्या होता है कि इसमें दिखावटी फूल आते हैं, है ना, सकरी पत्ती में, है ना, जैसे कि बथवा, चौलई, जबकि इनके फूल अस्पष्ट फूल होते हैं, जॉनसन ग्रास, है ना। तो ये दोनों के उदाहरण भी देख लिया आपने। तो कितना सरल है बताओ, चौड़ी पत्ती सकरी पत्ती वाले खरपतवार। ये आसान क्वेश्चन है और ये मोस्ट आईएमपी भी क्वेश्चन है भाई। इसको अच्छे से आप यहाँ से याद कर लो या अपनी काफ़ी से याद कर लो, है ना। तो ये आसान तरीके से आप याद कर सकते हो। और यदि आपने आपकी काफ़ी में लिखा हुआ याद किए पुस्तक का, तो उसी को याद करें, विचलित ना हो, बस यहाँ से आप आईएमपी समझ बस लें आप, है ना। बच्चों एक क्वेश्चन आ सकता है, रोग किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार से फैलता है ना। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा मुझे आईएमपी लगा, इसलिए मैंने आपको बता दूं, ठीक है। तो रोग अनुकूल परिस्थिति में विषाणु जनित रोगजनक और अति संवेदनशील मेजबान के बीच एक सफल कारक है। पौधों में होने वाली विसंगत परिस्थितियों को रोग कहते हैं, जिसके कारण पौधों की गतिविधियों को वृद्धि,
मतलब जो वृद्धि होती है वो विपरीत प्रभाव पड़ता है, मतलब रुक जाती है ना। तो ये रोग फैलने के कारण क्या हो सकते हैं? एक तो पहला कारण हो सकता है मृदा जनित रोग, ठीक है, मृदा जनित रोग हो सकता है। दूसरा हो सकता है बीज के माध्यम से फैलने वाले रोग। तीसरा हवा द्वारा फैलने वाले। चौथा पानी द्वारा फैलने वाले रोग। और पांचवा हो सकता है अन्य कारक जैसे कि कीटों के द्वारा फैलने वाला रोग। ये मुख्य प्रकार से रोग के प्रकार हो सकते हैं जिससे रोग फैलता है। तो रोग क्या होते हैं और रोग कैसे फैलते हैं, ये भी एक तरीके से आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, सब्जियों की फसल में एकीकृत कीट प्रबंधन को समझाएं तथा इसके घटकों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है, पर मैं आपको यहाँ से इसलिए नहीं पढ़ने कहूँगा क्योंकि आपने कुछ अलग क्वेश्चन में लिखा होगा, आपने कुछ अलग उत्तर लिखा होगा, हो सकता है अलग तरीके से याद किया होगा, इसलिए आप इसको आईएमपी करके लिख लें और याद कर लेना। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि एकीकृत कीट प्रबंधन क्या होता है। अपनी जो ये खेत में जो जितने भी रोग लग रहे हैं और कीट लग रहे हैं, ठीक है, तो कीटों और रोगों को नियंत्रित करने की जो विधि अपनाते हैं अपन लोग, उसी को हम क्या बोलते हैं? एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन, है ना। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे ये होने वाला है ना। एक क्वेश्चन बन के आ सकता है कि भाई फसल में कटाई के बाद होने वाली प्रक्रिया को कौन कौन सी है। तो देखिए निम्नलिखित प्रक्रिया हैं फसल की कटाई के बाद। सबसे पहली है कटी हुई उपज का संग्रह, फिर उसके बाद फ्री कॉलिंग, छटाई, सफाई और कीटाणु शोधन, सुखाना, ग्रेडिंग करना, मतलब ग्रेडिंग अच्छे अच्छे बीज अलग करना, कटे बीज अलग करना, इसी को बोलते हैं ग्रेडिंग। अन्य उपचार, पैकिंग, भंडारण और परिवहन यानी बाज़ार में ले जाना या दूसरी जगह ले जाना भंडारण के लिए, है ना। तो ये फसल कटाई के बाद में अलग अलग प्रक्रिया हैं, ये आप देखें आपने। और बच्चों याद रखना एक ग्रेडिंग वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेडिंग क्या होता है और ग्रेडिंग कैसे करते हैं? मतलब कि जैसे टमाटर में देखे ना आपने कि जो कच्चा टमाटर होता है ना, अलग अलग प्रकार के टमाटर, जैसे कच्चा टमाटर है तो उसको दूर के बाज़ार के लिए हम तोड़ सकते हैं, है ना। उसके बाद गुलाबी अवस्था का टमाटर है तो उसको हम क्या करते हैं कि थोड़ी कम दूरी वाली जगह में हमको भेजने के लिए उसको करते हैं। और प्रसंस्करण के लिए जो पका हुआ टमाटर है, लोकल मार्केट के लिए या प्रसंस्करण के लिए जो पका हुआ टमाटर का हम यूज़ करते हैं। तो अलग अलग ग्रेडिंग का हम टमाटर अलग अलग कर लेते हैं, अपने को उपयोग के आधार पर हम तोड़ते हैं, उसी को हम ग्रेडिंग कहते हैं। तो ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है ना। ग्रेडिंग का क्वेश्चन भी आप पढ़ लेना यदि आपने लिखे होगे तो, है ना। अब एक बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूँ, सोलेनेसी परिवार की सब्जियों की कटाई के दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। यदि आप सब्जियां अपनी सोलेनेसी परिवार की सब्जियों को कटाई कर रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखना है। सोलेनेसी परिवार की सब्जियों की कटाई के दौरान रखने वाली सावधानियां निम्नलिखित हैं। कटाई और हैंडलिंग के दौरान दोषपूर्ण संचालन के कारण चोट को रोकने के लिए सभी सोलेनेसी परिवार की सब्जियों को देखभाल की जानी चाहिए। कृषकों के हाथ संपर्क के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमेशा उत्पाद को छूते। कटाई के दौरान लगी चोटों को कई वर्षों से कम किया जा सकता है। तो देखिए पहला, फिल्ड कंटेनर ओ में किसी भी उभरे हुए की लिया स्टेपल और खुरदरी के किनारे नहीं होने चाहिए, है ना। मतलब कि जब आप सब्जियां का वहाँ से तोड़ रहे हो तो सब्जियों को आराम से तोड़ना है, किसी प्रकार से कटे पीटे ना, इसका ध्यान देना है आपको, है ना। उसके बाद में कटाई के दौरान श्रमिकों को कॉटन के दस्ताने पहनने चाहिए। कॉटन के क्या है, आपको दस्ताने पहनना है श्रमिकों को। और उसके बाद इसके दौरान छल्ले और कंगन जैसे कहने नहीं पहनना चाहिए, है ना। हाथों में क्या है, किसी प्रकार का छल्ला आपको या किसी प्रकार का कंगन नहीं पहनना है। नाखूनों को काटना है, थोड़े बड़े नाखूने रहना है, उससे तो ग्लव्स ही फट जाएंगे, है ना, इसलिए दस्ताने फट जाएंगे, इसलिए आपको ये सब चीज़ें नहीं पहनना है। एक कंटेनर से दूसरे में उत्पादों को स्थानांतरित करते समय सही निर्देश का उपयोग करें, मतलब धीरे से डालें, हैं। जहां भी संभव हो सभी प्रभावित क्षेत्रों पर पैडिंग
का उपयोग करें, हैं पैडिंग का उपयोग करना है, स्वच्छ उपकरण और कंटेनर का उपयोग करें, और सभी कंटेनर और रेत और सभी प्रकार के मलबे को हटा देना है। ठीक है, तो भाई सोलेनेसी परिवार की सब्जियों को कटाई के दौरान क्या क्या आपको सावधानी रखना चाहिए, ये सावधानी आप खुद से भी लिख सकते हो, है ना, खुद से भी आप आसानी से इसको बना सकते हो। ये IMP क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है ना। बच्चों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सामने है, फसल चक्रण और इंटरक्रॉपिंग को समझाइए, है ना। फसल चक्रण क्या होता है और इंटरक्रॉपिंग को समझाइए। तो देखिए फसल चक्र सबसे पहले समझते हैं। जैसे सबसे पहले आपने एक फसल लगाया, ये एक फसल लगाया, उसके बाद में फिर वहाँ से कटाई हो गई, उसके बाद फिर दूसरी फसल बदल के लगा दिया, फिर आपने दूसरी फसल बदल के लगा दिया। तो जब आप अलग अलग फसलों को बदल बदल कर एक खेत में लगाते हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फसल चक्र बोलते हैं। फसल चक्र अपनाना, अलग अलग चक्रण करना, क्या है ये फसल चक्र। और इंटरक्रॉपिंग को ज़रा समझते हैं। अब एक आप क्यारी में लगा दिया आपने टमाटर, एक क्यारी में लगा दिया मिर्च, एक क्यारी में लगा दिया गोभी, एक क्यारी में लगा दिया आपने पालक, फिर आपने यहाँ लगा दिया धनिया। इस टाइप से अलग अलग बदल बदल कर, क्यारी बदल बदल कर सब्जियां लगाना। पहले आपने लगा दिया मिर्च, फिर टमाटर, फिर बैगन, फिर गोभी, फिर पत्ता गोभी, इस टाइप से अलग अलग आपने क्या सब्जियां लगा दिया। तो उसी को बोलते हैं बीच बीच में दूसरी फसल को लगाना ही, इसको क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग। ज़रा समझते हैं हम। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी कठिन परिभाषा बताया गया है, बाकी मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया। आप अपने बुक से भी पढ़ सकते हो और अपनी कापी में आपने लिखे होंगे तो पढ़ सकते हो। मैंने आसानी से आपको समझा दिया है, यहाँ से आप ना पढ़ें तो अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी कठिन परिभाषा है ना। आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन में, इसका एक क्वेश्चन बन के आएगा कि सिंचाई के पानी के स्रोत कौन कौन से हैं, या सिंचाई के पानी के स्रोत को समझाएं, ऐसा आ सकता है। तो आपको इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि सिंचाई के दो स्रोत होते हैं, एक तो सतही सिंचाई और भूमिगत सिंचाई, है ना। तो सतही सिंचाई में कौन कौन आता है, नदियाँ, तालाब, झीलें, बांध, ऐसा, है ना। उसके बाद भूमिगत सिंचाई की बात करेंगे तो कुएँ, नलकूप, बोरवेल, है ना। तो ये बहुत आसानी से आपको लिखना है सिंचाई के स्रोत में। बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन बन के ये क्वेश्चन आ सकता है ना। मैं जितने भी IMP फैक्ट बता रहा हूँ ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है बच्चों। इनको आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ से वीडियो से देख करके जाना है। इसको बिल्कुल, ये सारणी को बिल्कुल याद कर लीजिए, इसका क्वेश्चन बन के जरूर आ सकता है बच्चों। एक लघु त्री में क्वेश्चन आ सकता है, pH मीटर क्या होता है, pH मीटर का उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये pH मीटर के क्वेश्चन को आप बिल्कुल, ये IMP क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे से रट लेना है ना। यह एक उपकरण है जिसके द्वारा हम किसी भी घोल के pH को माप सकते हैं ना। कोई भी घोल है उसका क्या हम pH माप सकते हैं, इसलिए हम pH मीटर का उपयोग करते हैं ना। ये भी एक IMP क्वेश्चन है और 3 नंबर के क्वेश्चन में ये देखा जाएगा, है ना। इसलिए ये क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेंगे। एक क्वेश्चन बन के आएगा, सिंचाई क्या होती है और सिंचाई के महत्व समझाइए, है ना। कैसे क्वेश्चन आएगा कि सिंचाई क्या होती है और सिंचाई के महत्व। सिंचाई बच्चों क्या होती है, फसलों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होती है सिंचाई, और सिंचाई से ही फसल वृद्धि करते हैं, और वृद्धि करते हैं तो फसल का उत्पादन होता है ना। तो सिंचाई क्या है, इसके महत्व जरा पढ़ें। सब्जियों की फसलों को अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें 80 से 90% पानी होता है, इसलिए इसके उचित वृद्धि और विकास के लिए इसे लगातार सिंचाई की आवश्यकता होती है। पानी की कमी की स्थिति में सब्जियों की उपज और गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित होती है, इसलिए उच्च पैदावार और सब्जियों की अच्छी गुणवत्ता के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है। देखिए, सिंचाई बहुत ही ज़्यादा फसलों के लिए आवश्यक है ना। तो सिंचाई क्या होती है और सिंचाई के महत्व ये आप देख रहे हैं ना। सब्जियों की फसलों में तेज़ी से बढ़ती है, इसके लिए बार बार अधिक पानी की आवश्यकता होती है ना। तो सिंचाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेहतर उपज और गुणवत्ता वाली फसलों के उत्पादन के लिए जड़ क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पानी देना चाहिए, है ना। कितनी आवश्यक है सिंचाई, आप देख रहे हो कि नहीं। तो ये सिंचाई क्या होती है और सिंचाई के क्या महत्व हैं, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है और ये बिल्कुल देखने में आ सकता है ना।
एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, ड्रिप सिंचाई क्या होती है और ड्रिप सिंचाई को आप चित्र के माध्यम से समझाइए। तो ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है। ड्रिप सिंचाई में बच्चों क्या होता है, देखिए, देख पा रहे हो आप सामने कि यहाँ पे एक अपनी कुआं बनी हुई है। कुआं के माध्यम से पानी यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है और ये जो टैंकर में जमा हो रहा है, तो इससे टैंकर के माध्यम से फिर क्या हुआ है, यहाँ पानी चले जाएगा और ये पौधों की क्या है, जड़ों में पानी, सीधे जड़ों में पानी क्या है, चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यदि हमको कोई कीटनाशक डालना है या हर्बिसाइड डालना है या हम जड़ को किसी भी प्रकार का पोषण देना चाहते हैं, तो हम इस टैंकर में डाल देते हैं। तो हर पौधों में ये बूंद बूंद करके हर पौधों की जड़ तक क्या होता है कि पहुंच जाता है पोषण, है ना। तो पानी भी दे सकते हैं हम और पोषण भी अच्छे से हम दे सकते हैं, है ना। तो ये आप ये पूरी प्रक्रिया देख पा रहे हैं, ये ड्रिप सिंचाई प्रणाली है ना। सीधे बूंद बूंद करके जड़ों में पानी दिया जाता है, उसे ही ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहते हैं। आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल एग्जाम में देखने में आएगा। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जब आप खरपतवार नाशी का उपयोग कर रहे हो खेत में, है ना, दवाई का उपयोग कर रहे हो, तो आपको क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये और अभी भी और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ना। तो आपको अनुप्रयोग करते समय पहले क्या करना है, लेबर पर लिखे निर्देशों को क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। खरपतवार नाशी आप जब बाज़ार से ख़रीद के लाते और खेतों में आपको छिड़काव करना है, तो उसके पहले क्या करना है कि वो जो उसमें कागज़ जो रहता है उसके निर्देशों को पढ़ लेना है। दूसरा क्या करना है, अपने स्प्रे उपकरणों की जांच करें और अच्छी चालू स्थिति में रखें। भाई आपका जो स्प्रे करने वाला पंप है उसकी अच्छे से स्थिति को जांच करके ही आपको छिड़काव करना है। उसके बाद खरपतवार नाशी के छिड़काव के दौरान हमेशा दस्ताने और टोपी आपको और मास्क लगाना है ना। टोपी, दस्ताने, मास्क लगा करके आपको छिड़काव करना है, ठीक है। उसके बाद में ज़रा देखें आगे, प्रसारण के बजाय एक बैंड के रूप में हर्बिसाइड का उपयोग करें। गर्म धूप के दिन या तेज़ हवा की स्थिति में आपको छिड़काव नहीं करना है। अगर आप तेज़ हवा की स्थिति में करोगे तो आप दवाई का भी नुकसान होगा और आपके लिए भी हानिकारक यहाँ पे हो सकता है ना, ठीक है। उसके बाद में देखिए, बारिश से ठीक पहले या बाद में आपको छिड़काव नहीं करना है, ठीक है। ये सावधानी आपको रखना है कि बारिश जब हो रही है या होने वाली है तो आपको छिड़काव उस समय नहीं करना है। छिड़काव क्षेत्र में जानवरों और श्रमिकों के प्रवेश से बचना है। अगर आपने दवा का छिड़काव कर दिया खेतों में तो जानवर और श्रमिकों को ना भेजें आप उस जगह में काम करने के लिए, है ना। ये इतनी आपको लगभग सावधानियां लिखना है। खरपतवार नाशी के छिड़काव के बाद में बरती जाने वाली सावधानियां हैं ये। और क्या करना है कि जब आप खरपतवार नाशी का छिड़काव कर लिए हो तो उसके बाद में आपको पानी और साबुन से अच्छी तरह से हाथों को धोना है। तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं, साफ़ सफाई अच्छे से रखना है आपको, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन के ये क्वेश्चन बन के ज़रूर आ जाएगा। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे होता है बच्चों, ठीक है। तो इसको याद कर लोगे अच्छे से। और ये एकीकृत कीट प्रबंधन का जो भी क्वेश्चन है ये भी बहुत मोस्ट आईएमपी यहाँ पे है। बच्चों मैंने आज जो क्वेश्चन बताया हूँ ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इनको ज़रूर देख कर जाएँ और 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देख के जाएँ, ठीक है। आपके लिए थोड़ी ना थोड़ी आपके लिए बहुत हेल्प करने वाली है वीडियो। क्या होने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, इसलिए आप 1 से 2 बार वीडियो ज़रूर देख के जाएँ, ठीक है। अब हम आगे इसके बाद में वीडियो ज़रूर डालते रहेंगे। इसके लिए आपको अगर वीडियो चाहिए ऐसे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।